का काउंसिल एक्टिव है धान का आधुनिक खरपतवार नाशक। काउंसिल एक्टिव, उत्तम समाधान, उच्चतम सम्मान। सेल सिटी, a gift to Ranchi। अराइज 6444 गोल्ड, कल भी, आज भी और कल भी धान के खेत का सबसे भरोसेमंद साथी। मार्गो करता आया है आपकी त्वचा की प्राकृतिक देखभाल। मार्गो 100 years of neem care। ICFA University Jharkhand offers programs in commerce, IT, science and technology, law and management, latest curriculum, outcomes-based online learning, online internships, campus placements and merit scholarships. CV Raman Global University, Odisha, homegrown, world class। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मुहर, जाति आधारित जनगणना कराने पर लगी मुहर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की मधुबनी के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय सुखेत मॉडल की तारीफ का। स्वच्छता अभियान में इसकी अहम भूमिका। झंझारपुर लोकसभा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी बीजेपी में हुए शामिल। मंत्री जनक राम ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दरभंगा आरडब्ल्यूडी के इंजीनियर के कई ठिकानों पर छापेमारी। अब तक 67 लाख रुपए बरामद। कल गाड़ी से बरामद हुए थे 18 लाख। आर्थिक अपराध इकाई और इनकम टैक्स की कार्रवाई। और अरवल एसडीओ के सरकारी खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए 17 लाख। नाजिर के बयान पर थाने में मामला दर्ज, जांच जारी। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से खबर, जहां जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अहम प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। बैठक में 7 प्रस्ताव और एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया है। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मुहर लग चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तय करेंगे। साथ ही चुनावी गठबंधन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। जाति आधारित जनगणना कराने पर भी इस बैठक में मुहर लगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता पर जोर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। ये 2 दिनों का मंथन चला। इससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और आज जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अहम प्रस्ताव। एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग अलग स्तर पर बनेगी। राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने से तालमेल बेहतर होगा। दरअसल जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी, जिस पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। उनको मिलकर तय करना है। ये तो पहले भी कोऑर्डिनेशन कमेटी थे। जदयू को लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि अलग अलग राय आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अलग अलग राय की बात नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो राष्ट्रीय स्तर पर अलग होगा, राज्य स्तर पर अलग होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कई दल उसमें शामिल हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो दल शामिल है उसके अनुसार जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा तो आपस में तालमेल भी होगा और किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां होगी तो वो दूर भी होगी। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात के तहत देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत युवा पीढ़ी के बारे में बात करते हुए की। साथ ही हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। पीएम ने बिहार के मधुबनी जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के सुखेत मॉडल का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। इसका मकसद गांव के प्रदूषण को कम करना है। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है। कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के
एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया है और जिस मॉडल की जिक्र की है उसको लेकर के सबसे पहले तो बधाई। रमेश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मॉडल का जिक्र किया है और कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साथ ही स्वच्छता के कदम में एक बड़ा जो प्रयास है, बड़ी जो पहल है वो की गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और ये जो पहल विश्वविद्यालय ने किया है इसकी तारीफ तो नरेंद्र मोदी तक ने कर दिया, क्या कहेंगे? पहले मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद देना चाहूंगा। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में इसकी तारीफ की है और अपने मन की बात में इसे इंक्लूड किया है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में तब आया जबकि उज्ज्वला प्रोग्राम को लेकर ये बात बार बार सामने आ रही थी कि इसका रिफिल जो है 26% से लेके 70% तक ही हो पा रहा है और बिहार में भी ये काफी कम है जी। तो हमने ये कहा कि अगर इसको रिफिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस गोबर से ये महिलाएं गोईठा बनाती हैं उसको ही हम हटाकर अगर उसके बदले उन्हें गैस का रिफिल करा दिया जाए तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या का काफी समाधान हो सकेगा। तो इसी के तहत हमने ये निकाला कि हम उनके घर से गोबर लेंगे, कूड़ा ले जाएंगे, साथ में उनका जो एग्रो वेस्ट है वो भी लेंगे और सब मिला के हम वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और वर्मी कंपोस्ट का जो वो होता है कि जो बिक्री करके जो पैसा आएगा उस पैसे से उनको रिफिल देंगे जी। असल में ये हमें एक और चीज इससे पहले हमने की थी बाबा धाम देवघर और मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में, वहां पे जो भी रोज ये बेलपत्र धतूरा वगैरह जो चढ़ता है उसको हमने इकट्ठा करवा के और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया था। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो मंदिर में सुबह शाम इकट्ठा होता है इसे जो कूड़े के रूप में फेंक दिया जाता है वो आखिर हमारी श्रद्धा पर भी एक चोट होती है, तो उसे जो है एक इकोनॉमिक वे में हम उसे यूटिलाइज करने लगे और उसी से उसका पैसा निकल आता था उसके उठाने का वहां पे जी। तो उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हमने ये मॉडल भी विकसित किया है और ये मॉडल जो है काम कर गया है। पिछले फरवरी से हमने शुरू किया, अब जो है 2 साइकिल पूरी हो चुकी है, तीसरी साइकिल की शुरुआत हो रही है हर 2 महीने पर एक सिलेंडर देने की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वाकई बड़ी पहल की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मॉडल की सराहना की है। बहरहाल बढ़ते आगे, मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार अफसरशाही से चलती है। इस पर सहनी ने कहा कि तेजस्वी विपक्ष में है और विपक्ष का काम करते रहें। विपक्ष में है और वो विपक्ष का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें वो करना चाहिए। बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार अपने ईमानदारी के साथ हम लोगों को काम करना है। वो विपक्ष में है और मैं तो उसको मतलब धन्यवाद दूंगा कि इसी तरीके से 10-20 साल तक विपक्ष में रह के ट्वीट कर। देखिए वो विपक्ष में मुजफ्फरपुर से खबर जहां ग्रामीण कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें वो करना चाहिए। बाकी सरकार का जो काम है वो सरकार अपने ईमानदारी के साथ हम लोगों को काम करना है। वो विपक्ष में है और मैं तो उसको मतलब धन्यवाद दूंगा कि इसी तरीके से 10-20 साल तक विपक्ष में रह के ट्वीट करते रहे। चलिए बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर से खबर जहां ग्रामीण कार्य विभाग इंजीनियर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरभंगा WD के इंजीनियर अनिल कुमार सिंह है आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की गई। अब तक 67 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कल गाड़ी से 18 लाख रुपए बरामद किए गए थे। तो आपको बता दें कि लगातार जो कार्रवाई है इस इंजीनियर के खिलाफ वो चल रहा है। इनकम टैक्स निगरानी आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ जो मुजफ्फरपुर प्रशासन है वो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। कई जो बड़े अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई में शामिल हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के सीमा पर ठोकली पोस्ट पर एक स्कॉर्पियो जब्त की गई जहां से 18 लाख रुपए बरामद किए गए और आज जो ये आंकड़ा है वो और बढ़ चुका है।
66 लाख के करीब अब तक जो रुपए हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि कई जगहों पर जो छापेमारी की गई है वहां से कई जो संपत्ति के दस्तावेज हैं वो भी मिले हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति जो है वो इस इंजीनियर ने कैसे इकट्ठा की है, और जो गाड़ी से इतने रुपए लेकर के जाए जा रहे थे वो आखिर किससे देने थे, इतने पैसे आए कहां से थे। ये तमाम जो सवाल है वो अभी बने हुए हैं और इन तमाम बिंदुओं पर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो छानबीन करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस खबर के बाद से कहीं ना कहीं जो सियासी महकमे में हड़कंप है वो भी मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, इंजीनियर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में अब तक? देखिए, पूरी कार्रवाई से शुरू से लेकर के अभी तक हम इस वक्त हुरैनी थाना में मौजूद है। यहाँ एएसपी वेस्ट मुजफ्फरपुर सैयद इमरान मसूद और इनकम टैक्स के कई बड़े अधिकारी अभी मौजूद है। कार्रवाई लगातार चल रही है और अब तक कुल मिलाकर के 67 लाख रुपए बरामद किए जाने की खबर है। वही इस संबंध में इनकम टैक्स के अधिकारी से जब हमने पूछने की कोशिश की है तो उन्होंने कुछ बताने से साफ शब्दों में इनकार कर गया है वे। और साथ ही आपको बता दें कि कल इंजीनियर की गाड़ी को फोकली ओपी की पुलिस ने एनएच पे कार्रवाई करते हुए जब्त किया था, जिसमें से कल कुल मिलाकर 18 लाख रुपए बरामद किए गए थे। एसएसपी मुजफ्फरपुर ने कशिश न्यूज संवाददाता से बातचीत करने के क्रम में कुल 30 लाख रुपए बरामद होने की बात की पुष्टि किया था, लेकिन एएसपी वेस्ट ने 18 लाख बरामद होने की पुष्टि किया। लेकिन आज यूं ही कहे तो एक राशि में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस की कार्रवाई में कुल मिलाकर के अभी तक 69 लाख रुपए बरामद किए जाने की खबर है और लगातार कार्रवाई चल रही है। ये मामला हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। अब देखना बहुत लाजमी होगा कि पुलिस क्या कुछ खुलासा कर पाती है। चलिए विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुके हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, अरवल के अनुमंडल पदाधिकारी के सरकारी खाते से साइबर अपराधियों ने 17 लाख रुपए की निकासी कर विभाग को सकते में डाल दिया है। जैसे इस मोटी रकम की अवैध निकासी की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्गेश कुमार को मिली, पूरे विभाग में खलबली मच गई। जब पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई तब स्पष्ट हुआ कि पटना कंकड़बाग एक्सिस बैंक और राजेंद्र नगर के स्मॉल फाइनेंस कंपनी के माध्यम से साइबर अपराधियों ने क्लोन खाते का उपयोग कर इस मोटी रकम की निकासी का बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। पैसे की निकासी में क्लोन चेक की बात भी सामने आ रही है, जबकि इसका पूरा वॉल्यूम एसडीओ के पास है। इस निकासी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के नाजिर अनवर इमाम के द्वारा ज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वैशाली में बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने गई पुलिस और खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने पथराव कर दिया। इस घटना में हाजीपुर एसटीपीओ और खनन विभाग की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तिरसिया दियारा इलाके में पुलिस ने अवैध बालू माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक नाव को नदी में बहा दिया, वहीं आधा दर्जन नाव को तोड़कर पानी में डुबो दिया। साथ ही 60,000 सीएफटी भंडारित बालू पर एफआईआर कर जब्त कर लिया गया। पूरी कार्रवाई हाजीपुर एसटीपीओ राघव दयाल और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई। मुंगेर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन के द्वारा 4 मील के समीप वाहन चेकिंग किया जा रहा था। खड़गपुर की ओर से एक अपाची बाइक आ रही थी। पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका। बाइक रोकते ही उस पर बैठा दोनों सवार भागने लगे। खदेड़कर एक युवक पकड़ा गया, जबकि एक भागने में सफल रहा। जांच करने में पकड़ाए युवक रंजीत यादव के कमर से लोडेड देसी कट्टा मिला। गाड़ी की सीट के नीचे से भी एक देसी कट्टा और गोली मिला। कुल 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस को संदेह है कि ये लोग किसी को हथियार पहुंचाने जा रहे थे। गिरफ्तार युवक को पुलिस ने कागजी प्रक्रिया के बाद जेल भेज दिया है। समस्तीपुर जिले में हुए बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े 16,76,000 लूटकांड को पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें 4 अपराधी के साथ 3 पिस्टल और लूट के 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। घटना 7 अगस्त की है। दरअसल मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौत में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 16,76,000 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान में जुट गई थी। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर अपराधियों तक पुलिस पहुंची, जिसमें एक ही गांव के 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो जियारपुर थाना क्षेत्र के पतेली गांव के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पहले भी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 बैंक लूट की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। इसमें 16,76,000 रुपये की लूट हुई थी। हम लोगों ने उस पर
गहन अनुसंधान करते हुए लूटकांड में शामिल सभी 4 अपराधियों के साथ सभी साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए रुपये में से कुल 11,10,100 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही लूटपाट में जो उपयोग किया गया था हथियार 2 पिस्टल और एक अन्य हथियार 4 कारतूस बरामद। छपरा में बाइक सवार 3 अपराधियों ने शहर के दवा व्यवसायी की लूट के दौरान हत्या कर दी। दरअसल व्यवसायी पटना से ट्रेन से लौटने के बाद रिक्शे पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल कर दिया और उनका बैग लेकर फरार हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। लखीसराय में पंचायत चुनाव से पहले अपराधियों ने दस्तक दी है। मामला सदर प्रखंड के गढ़ी विशनपुर पंचायत का है, जहां के मुखियापति दिनेश मोदी से अपराधियों ने फोन पर 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। अपराधियों ने 10 दिनों के अंदर रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मुखियापति दिनेश मोदी ने 2 लोगों पर नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के सबदलपुर में दिन दहाड़े जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। मृतक कस्बा थाना क्षेत्र के सबदलपुर निवासी दयानंद ठाकुर बताया जा रहा है। मृतक की बेटी काजल कुमारी ने बताया कि दयानंद ठाकुर का अपने ही भाई नरेश ठाकुर से 18 एकड़ खेती की जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर एक दिन पहले यानी शनिवार को जान से मार देने की धमकी मिली थी। जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। इसमें सर्वसम्मति से श्री राजीव रंजन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, तो उसकी आज पुष्टि हुई। वो विधिवत आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। जी। दूसरा था कि जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के बारे में, वो भी किसी को अध्यक्ष मनोनीत करने के साथ सदस्यों का मनोनीत करेंगे। ये दूसरा अमेंडमेंट था। और तीसरा जो अमेंडमेंट था, नहीं, तीसरा जो प्रस्ताव था और जिस पर नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं अपने अध्यक्षीय संबोधन में, वो ये है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव ना लड़ना हमारी बड़ी भारी भूल थी। लिहाजा आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें मणिपुर और उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अलायंस के लिए हम लोग काम करेंगे कि एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश कुमार जी समेत सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। लगभग आज की कार्यकारिणी की मीटिंग में 17 राज्यों के अध्यक्ष उपस्थित थे और बाकी यहाँ के जो पॉलिटिकल चीज़ें मैं वो ज़्यादा बता दूँ आपसे, चूँकि ये तो आंकड़े आपके पास हैं कि 28 अगस्त तक 3,52,00,000 लोग वैक्सीनेटेड बिहार में हो चुके हैं। कई लोग आलोचना करते हैं 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। और सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि कुल 11 नए केस बिहार में प्रकाश में आए। पार्टी ने उस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया और नीतीश कुमार जी बहुत डिटेल से बोले जातिगत जनगणना। एक तो हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं, ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए और अपर कास्ट के खिलाफ कोई गैंगअप करने का प्रयास है, हम इसको टोटली एक सिरे से डिनाई करते हैं। ये मूलतः प्रस्ताव 1990 में नीतीश कुमार जी को ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया था, जो राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए। इसी प्रस्ताव को 1990 में मधुली में जो हम लोग के सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने एप्रिशिएट कहा और वीपी सिंह जी को चिट्ठी लिखो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन्होंने चिट्ठी भी उसमें लिखी और ये 1990 का इनका आइडिया था। इसमें अपर कास्ट की भी जनगणना होगी, उनके जो वीकर सेक्शन है व्यक्ति में, जो उसका सेंसस का जो प्रारूप है उसके अंदर इनकम है, मकान है,
प्रोफेशन है, पढ़ाई है, आर्थिक स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो खाली ऐसा है कि इसमें SC ST की तो पहले से चालू है और इसमें अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं, बिलो पावर्टी जो नीचे लोग हैं, उनके भी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। तो ये अफवाह, ये एलिगेशन, डिस्प्रपोर्शनेट कैंपेन, र्यूमर मॉन्गरिंग, हम इसको एक सरी से रिजेक्ट करते हैं कि ये कोई पिछड़ों के कंसोलिडेशन के लिए अपर कास्ट के खिलाफ कोई काम है। ये नीतीश जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी बहुत कैटेगरिकली कहा। दूसरा जो इस समय बड़ा सवाल है वो है जनगणना को लेकर। बढ़ती हुई जो आबादी है, वो जनसंख्या, वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम का FAO, उसने कहा साउथ एशिया, जिसका इंडिया भी पार्ट है, यहाँ पर भी फूड का क्राइसिस हो सकता है। लिहाजा हम जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके सबसे बड़े पक्षधर हैं। वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड एंड मस्ट नॉट बी मिसप्रोपेगेटेड। लेकिन खाली कानून बनाने से ये काम होगा, हम ऐसा नहीं मानते। कानून तो और कई तरह के कानून बने हैं, उससे नहीं होता है। इसलिए बिहार में जो इन्होंने किया है, बिहार सरकार ने प्रजनन दर घटाई जाए। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कि अगर लड़की इंटर पास है, लड़की MA पास है, लड़की BA पास है, तो किस तरह से प्रजनन दर बिहार के अंदर घटी है, वही हमारे लिए आदर्श फॉर्मूला है। जबरन कानून बना करके, प्रताड़ित करके ये काम नहीं हो सकता। आपातकाल में जब हम लोग जेल में थे, तब भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया था। और ये बिहार के अंदर ये 2% तक चली जाएगी आने वाले 5 साल में, जबकि नेशनल एवरेज 2 से ज़्यादा का है। चीन का भी उदाहरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। तो ये जो है तीसरा प्रस्ताव, ये आपका हो गया चौथा प्रस्ताव। और कई बार साथियों को शिकायत होती है कि बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो पावरफुल कास्ट हैं, सत्ता का वही मजा ले रहे हैं, उन्हीं के पास ये सारे प्रिविलेजेस इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने, NDA की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जो ये पता लगाएगा कि कितने जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन तक इसके फायदे कितने पहुंचेंगे, कितने नहीं पहुंचे। लिहाजा जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो, ऐसा भी हम लोगों ने मांग किया है। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे अपने अनुभव के आधार पे और हमारी जानकारी के आधार पे। 1931 में जो जनगणना हुई थी, इट वॉज ए कॉलोनियल स्टेट, और सोसाइटी इतनी फ्यूडल थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भी उस कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पे पशु पानी पीते हैं। ऐसी कास्ट बेस्ड फ्यूडल सिस्टम उस समय था। लिहाजा जनगणना उस समय ठीक से नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम लेट हो गया इसलिए जनगणना जो है अब करानी आवश्यक है। अच्छा, ये हर 10 साल में होती है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं बहुत ऑथेंटिकली आपके बीच में कहना चाहता हूँ, कि देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जम्मू कश्मीर से PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, लोक दल के हरियाणा में दोनों फैक्शन, यूपी में SP, BSP, अपना दल राजभर पार्टी, बिहार में JDU, RJD, हम VIP, कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे फैक्शंस एंड सेक्शंस, CPI, CPM, CPM वाले, TMC, DMK, अन्ना DMK, BJD, आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब की भी पार्टी, क्या AIM, JDS, NCP, शिवसेना, YSR, KCR, TDP एंड कांग्रेस पार्टी। और प्रिंसिपली जो बीजेपी के दिवंगत नेता थे मुंडे जी, सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया था। उनकी बेटी पंकजना मुंडे ने उठाया है। बिहार के जो सबसे बड़े कद के नेता हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने इसकी मांग की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, उन्होंने मांग की है। लिहाजा इसको
बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी करके क्रैश के रूप में नहीं देखना चाहिए। और बीजेपी प्रधानमंत्री ने जब 1 घंटे की बातचीत हुई है उसमें लगभग 54 मिनट इस पर चर्चा हुई है। और मैं ऑन रिकॉर्ड उनसे प्रधानमंत्री ने भी एक बार ये नहीं कहा कि ये गलत है। इसलिए जो बिहार की पार्टी का डेलीगेशन मिला है बिहार सरकार का और जो नीतीश कुमार जी के प्रयास है उसकी प्रशंसा की गई। एक और बड़ा सवाल है और वो सर्वसम्मति से आज हम लोगों ने पास कर दिया। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। लेकिन इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।